Hello students, welcome once again. Yesterday we have talked about the topic capital, that is the investment in human capital. Now the next part of this human capital formation, in this I have written for you that when the existing human resource and capital is further developed by provision of health care and education facilities, देन इट इज़ रेफर टू एज ह्यूमन कैपिटल. जब हम इसको किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मनुष्यों के लिए यूज़ करते हैं तो हम इसको एज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक आर एज बिलोज. नंबर 1, दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एड्स टू द प्रोडक्टिविटी पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. कल आपको मैंने बताया था, कल का मतलब लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बीइंग लाइक एजुकेशन. हेयर आई विल टेक ओनली वन एग्जांपल, दैट इज़ द एजुकेशन. बाय इन्वेस्टिंग एजुकेशन इन स्मॉल चिल्ड्रन और इन अ पीपल, दैट विल बिकम आ प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री इन फ्यूचर. बड़े होकर के वो अपना स्किल यूज़ करेंगे जिससे कि कंट्री डेवलप होगा, दिस वी कैन यूज़ लाइक अ फिजिकल कैपिटल. नंबर 2 पॉइंट, इट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ये जो चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं ये हमारी जीएनपी को बढ़ावा देता है, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी. अब ये जीएनपी होती क्या है? जीएनपी वो है जो एक कंट्री में वहाँ के सिटीजन्स जो भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं एक साल के अंदर, वो हमारा जीएनपी कहलाता है. इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ज़रा ध्यान से सुनना. अ मेजर टू वैल्यू व्हाट कंट्री सिटीजन्स प्रोड्यूस इन अ गिवन ईयर, एक साल के अंदर, whether or not the production occurred in the country itself. Number 3, investment in human capital formation can give high rates of return in future. आज आपने एक चीज़ को मान के चलें, बचपन से लेकर के बड़े होने तक माँ बाप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों में इन एजुकेशन के रूप में, उसका फ्यूचर में प्रॉफिट होता है. वो हाई रेट देता है. वो क्या देता है? हाई रिटर्न देता है. ठीक है ना? हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर उसका वापस मिलता है हमको. दिस विल बी क्लियर थ्रू द एग्जाम्पल स्टेटेड अहेड. अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. दैट नंबर 1, एजुकेटेड पर्सन पेरेंट्स इन्वेस्ट हैविली ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन. जो भी पढ़ा लिखा परिवार होगा, माँ बाप होंगे, वो अपने बच्चे पर एजुकेशन एंड हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस आ चाइल्ड कैन अर्न मोर इन फ्यूचर एंड कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी. बचपन से लेकर के बड़े होने तक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, पेरेंट्स इन दो बातों का ख्याल रखते हैं. एक तो एजुकेशन हो गया, एक हेल्थ केयर हो गया. स्वस्थ सही रहेगा तो आगे वो सही काम कर पाएगा. स्वास्थ्य बेकार हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा उनको इलाज में ही लग जाएगा. ठीक है ना? तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? वर्चुअस साइकिल उत्पन्न होती है. कौन सी होती है? वर्चुअस साइकिल. अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस. तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन पैदा हुई? वर्चुअस. कल का मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्चुअस साइकिल एंड विशियस सर्कल के बारे में बताया था. दूसरा पॉइंट है, कंट्रीज लाइक जापान हैव डेवलप्ड एंड बिकम रिच बाय इन्वेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. लास्ट वीडियो में जापान का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी पर, और उसके बाद से लेकर के अब तक जापान ने अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट जो किया उन्होंने एज अ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी के रूप में किया.
जो कि आज पूरे वर्ल्ड में जापान टेक्नोलॉजी के माध्यम से फेमस है। जापान किसके नाम से फेमस है? टेक्नोलॉजिकल कंट्री, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन स्किल यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? ह्यूमन स्किल यूज़ होता है। तो वर्चुअस साइकिल आपको समझ में आ गया। दूसरा आता है विशियस सर्कल। ये विशियस सर्कल क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट, अ कंडीशन इन विच एन अनफेवरेबल सर्कमस्टांस और रिजल्ट गिव राइज टू अनदर। एक से जो दूसरी स्थिति पैदा होती है, दैट सब्सिक्वेंटली सपोर्ट द फर्स्ट अनफेवरेबल कंडीशन, उसको हम विशियस सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसकी बात हम करते हैं, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। ऐसी कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं जो मनुष्य करता है? एक्टिविटीज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज और मार्केट एक्टिविटीज। ऐसी क्रियाएं जो हमारे नेशनल इनकम को बढ़ावा देती हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं या मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, द एक्टिविटीज़ विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब हम लोग इसको नीचे के कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अब आप देखिए, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो मार्केट एक्टिविटी है और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटी है। ठीक है ना? छोटी क्लासों में 6 क्लास से आप एक बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं या 3 टाइप के ऑक्यूपेशंस होते हैं। क्या क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो मैंने यहाँ पर मार्केट एक्टिविटी में जो पहला पॉइंट जो आपके लिए बनाया है, दैट दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म। जो भी काम करेगा उसको कुछ ना कुछ मेहनताना मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है। दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म्ड आइदर फॉर सैलरी और फॉर प्रॉफिट। या तो तनख्वाह के लिए करता है या फिर वो लाभ के लिए करता है, तभी तो हम काम करते हैं। भाई, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो इन दोनों को हट करके करता हो? जो भी इंसान इस दुनिया में काम कर रहा है या तो सैलरी के लिए कर रहा है या प्रॉफिट के लिए कर रहा है। यही 2 चीज़ें हैं। नंबर 2, दैट दीज इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। नंबर 3, दीज एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेक्टर्स। अब ये एक्टिविटी जो है कहाँ कहाँ पर काम हो सकती है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। नंबर 1, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर सबसे मेन है बेटा। जब ये नहीं होगा तो ऊपर के 2 नहीं चलेंगे, या याद रखना, ये नहीं है तो ऊपर के 2 भी नहीं हो पाएंगे। ऑल एक्टिविटीज विच हार्वेस्ट और एक्सट्रैक्ट नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द अर्थ और नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। जो भी चीज़ हम लोग बोते हैं या ज़मीन से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट क्या करोगे? मिनरल्स करोगे। ठीक है ना? वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। ये मैंने लिखा है, देख लीजिएगा। नंबर 2 पॉइंट है सेकेंडरी सेक्टर। नंबर 2 पॉइंट क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी पर डिपेंड करता है। जब तक प्राइमरी से कोई चीज़ नहीं आएगी तो सेकेंडरी सेक्टर उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं करेगा। जैसे कि वहाँ से रुई आएगी तो रुई से यहाँ पर धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा। वहाँ से गन्ना आएगा तो यहाँ पर इसका गुड़ बनेगा, गुड़ से फिर आगे खांड, शक्कर, बूरा, चीनी, ये सब बनेगा आगे। ठीक है ना? वहाँ से सरसों आएगी तो यहाँ पर तेल निकलेगा। ठीक है ना? तो ये फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है that using product resulting from activities in the primary sector for manufacturing of finished good is classified in this category. All manufacturing process and construction activity are included in the secondary sector. मकान बना रहे हो, कोई संस्था बना रहे हो,
उसके लिए रॉ मटेरियल प्राइमरी से ही आएगा, याद रखना, प्राइमरी से ही आएगा। लोहा कहाँ से आता है? प्राइमरी से। सीमेंट प्राइमरी से, तब जाकर सेकेंडरी में वो सीमेंट बनता है कई चीज़ों का मिक्सचर बनाने के बाद, ठीक है ना। जिप्सम उसमें मिलाया जाता है, कई सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती है सीमेंट को बनाने में, तो प्राइमरी पर डिपेंड होते हैं। नंबर 3 जो है बेटा, वो हमारे पास आता है टर्शरी सेक्टर। कौन सा आता है? टर्शरी सेक्टर। ये ना तो कुछ प्रोड्यूस करता है, ना कोई कंस्ट्रक्ट करता है, ना कोई फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, बल्कि ये सेक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। ऑल एक्टिविटीज विच सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। भाई प्राइमरी ने सामान निकाला, चाहे आपने खोद के निकाला हो, चाहे आपने हार्वेस्ट किया हो, कुछ भी किया हो, उसके बाद सेकेंडरी ने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, उसको मैन्युफैक्चर किया है फिनिश्ड गुड में। अब उसको मार्केट तक कौन ले जाएगा? उसको बेचेगा कौन? उसके बाद संस्थाएं कैसे चलेंगी? तो उसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं? दीज इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सेल्स एंड सर्विस, आपके सेल्समैन हो गए, एमआर हो गए, ठीक है ना, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लीगल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सारे लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी, क्या कहते हैं हम लोग? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू द पर्सन हु परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर पे और प्रॉफिट। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटी इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट पेड फॉर, जिसको हम पे नहीं करते, जिसको हम पे नहीं करते, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है, मैंने आपके लिए 3 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट देखिए, दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये खुद के कंजम्पशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? खुद के कंजम्पशन के लिए होता है, ठीक है ना। ये दीज इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन और सेल्फ यूज और अदर नॉन रिम्यूनरेटिव एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल्स आर हाउस वाइफ डूइंग डोमेस्टिक वर्क, लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। भाई घर में माँ खाना बना रही है, घर के काम कर रही है, तो क्या आप उनको कोई तनख्वाह देते हो? नहीं देते। बच्चों की देखभाल कर रही है, क्या उनको कोई तनख्वाह मिलती है? नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? नॉन मार्केट एक्टिविटी हुआ। दूसरा पॉइंट, दैट दीज एक्टिविटी रिलेट टू द कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तीसरा मैंने बनाया है, दीज ऑल्सो इंक्लूड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट। इसको बेटा मैं थोड़ा सा और समझा दूं, दैट ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। हमने थोड़ा सा भेदभाव किया है मैन एंड वुमेन एक परिवार में। वुमेन जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चॉर्स, वुमेन्स जो होती है, औरतें जो होती है, वो घर के कामों को देखती हैं, लेकिन मैन क्या होता है? बाहर के कामों के लिए फील्ड वर्क करते हैं वो। एंड मैन वर्क इन द फील्ड, अर्न मनी विच दे स्पेंड ऑन रियरिंग देयर फैमिली, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, उनके लिए काम करते हैं। किनके लिए काम करते हैं? अपने परिवार के लिए वो लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार चलता है, जिसकी वजह से उनका परिवार चलता है। इसके बाद बेटा जो मैंने तीसरी स्लाइड जो है उसमें देखिए, मैंने इनको दिखा रखा है आपको, वुमेन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वुमेन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, वुमेन इन इंडिया जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चॉर्स एंड हाउस होल्ड वर्क डन बाई दैम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हैंस नॉट कंसिडर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ नेशनल इनकम। वो जो भी काम कर रही हैं वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। दोज वुमेन्स who are engaged in economic activity generally take up teaching and medicine and face the following limitation। जो भी वुमेन इनमें engaged है, या तो टीचिंग में या मेडिसिन में, वो कुछ चीज़ों को फेस करती हैं। क्या क्या है? नंबर 1,
वुमेन्स आर पेड लो वेजेस एज कंपेयर टू दैम, वुमेन्स को तनख्वाह कम मिलती थी। मैं पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय जेंट्स के मुकाबले में लेडीज़ को कम सैलरी पे की जाती थी। दूसरा, मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, कई सारी वुमेन्स ऐसी हैं वो वहाँ पर वर्क करती थी जहाँ पर उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी। तीसरा पॉइंट बेटा, वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम एंड लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। वुमेन्स जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक तरीके से इरेगुलर है, लो इनकम है और लीगल प्रोटेक्शन से पिछड़ा हुआ है, कोई प्रोटेक्शन उनको नहीं दी गई है, लीगल प्रोटेक्शन उनको नहीं दी गई है, ठीक है ना। वुमेन फेस एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वुमेन फेस एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। अब आप देखिए, मजदूर की काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ भी काम करती है, क्या उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, क्या उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, क्या उनका चाइल्ड केयर में कोई हेल्प हो रही है, या और भी कोई सोशल सिक्योरिटी जो सिस्टम है क्या उनमें कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर वुमेंस एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आज जो मैंने आपको बताया, इसको आप एक बार बुक से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू।